गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो संधि से रिलेटेड करके रहेगा। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम संधि का जो टॉपिक है समझ नहीं आता, बहुत बार पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलती है। या तो हम संधि की ढंग से पहचान नहीं कर पाते, अगर पहचान कर लेते हैं तो फिर संधि विच्छेद करने में दिक्कत आती है। तो आज के सारे जो डाउट्स हैं वो आज की क्लासेज में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संधि होती क्या है। देखो, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़ना। इससे पहले हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि क्या संधि के अंदर भी कोई संधि है? तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन जाता है कि जो संधि है उसके अंदर भी हमारी एक संधि है और संधि में व्यंजन संधि होती है। अब बात आती है कि संधि का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है संधि का और क्यों हमारे व्याकरण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। देखो बेटा, जब तक हमें संधि नहीं आएगी तब तक हम ना तो समास को ढंग से कर पाएंगे, ना हम उपसर्ग और प्रत्यय को निकाल पाएंगे। हमारी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि का रहता है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आपको एग्जाम ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ से आपको ये लगेगा कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो संधि से हमारे जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का हो और कोई सी भी क्लास का हो, चाहे कैसा भी वो कॉम्पिटिशन हो। तो आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी संधि की। तो जो संधि है वो दो शब्दों से मिलकर बनती है, सम प्लस में धी। ठीक है, सम प्लस में धी। अब देखो, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़ देना या मिला देना, मेल हो जाना, परिवर्तन हो जाना, या हम कहेंगे समझौता हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, दोनों की आपस में लड़ाई होगी तो टीचर आपकी सुलह करवाने के लिए क्या कहेगा? दोनों आपस के अंदर क्या कर लो? समझौता कर लो। मतलब वो क्या कह रहे हैं? आप आपस के अंदर संधि कर लो, यानी मेल मिलाप वापस से कर लो। यानी शब्दों को जोड़ना हम संधि के अंदर सीखेंगे और शब्दों को तोड़ना भी हम संधि के अंदर सीखेंगे। अब संधि के अंदर जो मेन रोल होता है वो वर्णों का होता है। तो अब बात आती है कि मैम अगर वर्णों का रोल होता है तो हम वर्णों से शब्द फिर कैसे बनाते हैं? तो ये सारे के सारे जो डिस्कशन है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो संधि की अगर बात करें मीनिंग की, तो संधि का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, मिलाना। इसी का दूसरा नाम है मेल। इसी का अगला नाम है परिवर्तन। परिवर्तन। और इसी को हम कहते हैं जोड़ना। अब देखो, जो परिवर्तन होता है वो किन चीज़ों के अंदर होता है? वर्णों के अंदर होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है और शब्दों के अंदर होने वाला परिवर्तन समास कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से यही फ्रेम होता है कि संधि है वो कितने शब्दों से मिलकर बनी है? तो संधि हमारी दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस में धी। संधि के अंदर व्यंजन संधि होती है। संधि का जो मतलब होता है वो होता है परिवर्तन करना, और परिवर्तन किस में होगा? वर्णों के अंदर होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो लिखो, वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। ठीक है। अब देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो बेटा, प्रत्येक शब्द में हमें संधि देखने को नहीं मिलेगी। अब कई बच्चे क्या होते हैं, मतलब हर कोई शब्द लेके आ जाते हैं, मैम ये बता दो गाय के अंदर संधि होती है क्या? भैंस के अंदर संधि होती है क्या? कुत्ते के अंदर संधि होती है? नहीं होती भाई। संधि के लिए कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स हम पढ़ेंगे, इसके कुछ अलग अलग टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो साथ साथ आपको चीज़ें वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें दूसरी जो चीज़ हम लिखेंगे,
परिवर्तन का नाम ही संधि होता है। परिवर्तन का नाम ही संधि है। ठीक है, संधि है। तीसरी चीज, प्रत्येक शब्द में संधि नहीं होती। प्रत्येक शब्द में संधि नहीं होती। नहीं होती। नहीं होती। जिन शब्दों में संधि नहीं होती वहाँ संयोग होता है। वहाँ संयोग होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो संधि होती है ना, तो संधि के दोनों तरफ तो हमें शब्द मिलेंगे, बट संधि होगी वर्णों के अंदर। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, या जब दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण की रचना करते तो वहाँ पे हमारी संधि होती है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से सार्थक शब्द होते हैं, यानी रूढ़ शब्द होते हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वहाँ पे संधि नहीं होती, वहाँ पे फिर संयोग होता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पे, देश प्रेम। देश प्रेम। अब देखो ये जो शब्द है देश प्रेम, इसके अंदर हम अगर दोनों शब्दों को अलग अलग करते हैं तो क्या बनेगा, देश प्लस में प्रेम। तो ये देखो, ये शब्द अपने आप में क्या है, एक सार्थक है। ये शब्द अपने आप में एक सार्थक है। तो इसमें से मान लो हम इस सै को बाहर निकाल देते हैं और इसमें से हम इस पै को बाहर निकालेंगे तो हमारा जो शब्द है उसके अंदर कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब क्या होता है, प्रत्येक शब्द के अंदर संधि नहीं होती, और जिन शब्दों में संधि नहीं होती वहाँ पर ओनली क्या होता है, संयोग होता है। अगली लाइन लिख रहा हूँ, संधि का जो उद्गम होता है, संधि का उद्गम संधि ही होती है। संधि ही होती है। ठीक है, होती है। ये थी आपकी संधि से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, इसके कुछ रूल्स जो हम कंप्लीट संधि के अंदर इनको पढ़ने वाले हैं। यानी संधि परिवर्तन का जो नाम है उसको हम बोलते हैं संधि। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। बहुत सारे बच्चों का ये आंसर गलत हो जाता है कि उनको हम शब्द कहते हैं, उनको हम समास कहते हैं, उनको हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है, और संधि के अंदर वर्णों का ही खेल होता है। ठीक है, और जब हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी तो हमने वर्णों को 2 तरीके से पढ़ा था, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं ये वर्ण हमारे, हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, पहला हमने पढ़ा था स्वर, दूसरा पढ़ा था व्यंजन, और तीसरा पढ़ा था हमने अयोगवा। तो स्वर क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, स्वर होते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो अयोगवा होते हैं, संख्या मैंने बताई थी आपको, अयोगवा की 2 होती है, एक होता है अंग और एक होता है ए है। ठीक है, इनको अयोगवा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। मतलब ये बीच के सिचुएशन रखते हैं, ना तो पूरी तरह से स्वर माने जाएंगे और ना ही पूरी तरह से इनको व्यंजन माना जाता है। यानी इनको हम कहेंगे अयोगवा, जो दोनों के अंदर क्या अपना रोल प्ले है वो करते हैं। अब बात आती है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के प्रकार हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है स्वर संधि। ठीक है, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। अब देखो, अब स्वर संधि मतलब
हमने स्वर कितने तरीके के पढ़े थे? हमने स्वर पढ़े थे संख्या में 11। 11 का मतलब क्या होता है? अभी स्वर संधि में क्या होता है? 11 स्वर प्लस में 11 स्वर, यानी संधि के बीच में जो प्लस का जो निशान आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है बेटा धन। ठीक है, इस प्लस के निशान को हम धन बोलते हैं। यानी प्लस से पहले भी 11 स्वरों में से कोई एक होगा और प्लस के बाद 11 स्वरों में से कोई एक होगा। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम इसकी? स्वरों के बाद लिखो, स्वर के बाद स्वर आने पर, स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे विद्यालय। क्या लिखा? विद्यालय। और संधि को जो हम करेंगे वो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि संधि है, इसका विच्छेदन किस तरीके से करते हैं। संधि से हमारे 3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये फ्रेम होगा, एक शब्द हमें दिया होगा और पूछा जाएगा कि संधि है वो कौन सी है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन संधि विच्छेद का आ सकता है, शब्द दे दिया जाएगा और एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा कि इस शब्द का आप संधि विच्छेद वो करके बताइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे फ्रेम होगा, संधि विच्छेद किया मिलेगा हमें और आपको बताना होगा कि इस शब्द की आपको संधि करनी है। ठीक है, यानी 3 तरीके से क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनेंगे। तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर के बाद, यानी 11 में से कोई एक स्वर प्लस के इस साइड होता है और 11 में से कोई एक स्वर प्लस के इस साइड होते हैं, यानी दोनों साइड स्वर होते हैं और स्वर का जब स्वर से मेल होता है तो वहाँ पे हमारी स्वर संधि होती है। ठीक है, जैसे विद्यालय है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? विद्या प्लस में आल्य। ठीक है, क्या लिखा मैंने? विद्या प्लस में आल्य। अब देखो विद्या के अंदर, इस य के अंदर क्या है? एक आ है हमारा, प्लस में आ है हमारा। आ और आ मिलेंगे तो दोनों क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे, यानी विद्यालय। आ हमारा क्या है? एक स्वर है। देखो इधर भी एक स्वर आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है? एक स्वर आ रहा है। तो स्वर संधि में दोनों तरफ स्वरों का ही खेल होता है। स्वर संधि के अंदर व्यंजन का कोई रोल नहीं होता, दोनों तरफ स्वर हमें मिलेंगे। और एग्जाम के अंदर 70% जो क्वेश्चन हैं वो स्वर संधि से आते हैं, यानी 70% क्वेश्चन हमें स्वर संधि से देखने को मिलते हैं। 15% हमें यहाँ से मिलते हैं और 15% हमें यहाँ से मिलते हैं। अगर एग्जाम के अंदर मान लो 2 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल गए तो एक यहाँ से मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ से तो एक क्वेश्चन या तो इसमें से मिलेगा या फिर हमें इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आती है व्यंजन संधि। व्यंजन का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण बिना स्वरों के हम नहीं कर सकते। और प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यंजन के अंदर एक स्वर जरूर होता है। ठीक है, तो यानी व्यंजन संधि की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इसकी लिखेंगे हम व्यंजन प्लस में स्वर। ठीक है, या व्यंजन प्लस में व्यंजन। ठीक है, या व्यंजन प्लस में व्यंजन, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? प्लस के इस साइड हमारा व्यंजन होता है, इस साइड हमारा स्वर होता है, इस साइड हमारा व्यंजन होता है, इस साइड हमारा स्वर होता है। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है? स्वर पहले हो सकता है, प्लस में बाद में हमारा
व्यंजन हो सकता है। यानी इसमें हमारी 3 कंडीशंस रहती हैं, या तो दोनों तरफ हमें व्यंजन देखने को मिलेंगे, या एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन देखने को मिलता है, या एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर देखने को मिलता है। इसमें और इसमें जो बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें सारा का सारा खेल ही स्वरों का होता है, इसमें दोनों मिक्स रूप में हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरी संधि हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। तो इसको लिखो जैसे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग का साइन ये होता है, ठीक है। यानी विसर्ग के बाद स्वर भी हो सकता है हमारा, व्यंजन भी हो सकता है। दोनों के अंदर, दोनों सिचुएशन में हमारी कौन सी संधि मानी जाएगी, फिर विसर्ग संधि मानी जाती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे दुःशासन प्लस में शासन है, ठीक है। अब इसका ये शब्द हमें संधि विच्छेद किया हुआ मिला है, ठीक है। तो इसको हम संधि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसकी बनेगी दुःशासन, ठीक है। यानी विसर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा है, एक व्यंजन हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्वर संधि के बहुत सारे भेद होते हैं, यानी इसके हम 500 भेदों को एक एक करके डिस्कशन है वो करेंगे। तो यहाँ पे अब जो अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि के भेद, ठीक है। स्वर संधि के भेद। अब देखो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 भेद होते हैं इसके, 5। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। तो पहला लिखो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा लिखो गुण संधि, गुण संधि। तीसरा लिखेंगे हम वृद्धि संधि। अगले लिखेंगे यण संधि। और लास्ट लिखेंगे हम आयाति संधि, आयाति संधि, ठीक है। चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। यानी जहाँ पर हमें बड़ी मात्रा दिखाई देती है, और बड़ी मात्रा भी किस किस की, हमारा बड़ा आ हो सकता है, बड़ी ई हो सकती है, बड़ा ऊ हो सकता है, बड़ा री हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसके डेफिनेशन को बनाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देती हूँ, उसको लिखो आप। दीर्घ यदि ए या आ के बाद ए या आ आता है तो आ बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ई प्लस में ई या ई प्लस में ई हो तो इसका बड़ा ई हो जाता है। सेम चीज़ ऊ के बाद ऊ या ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाता है। इसी तरीके से री प्लस में री हो तो उसका क्या बनेगा, बड़ा री बन जाता है, ठीक है। और जो ये बड़ा री है इसको हम संस्कृत के अंदर पढ़ते हैं, हिंदी के अंदर केवल मात्र इसकी मात्रा पढ़ी जाती है, जिसका जो सिंबल है वो ये होता है, ठीक है। यानी ये संस्कृत के अंदर प्रयोग है वो किया जाता है। दूसरी चीज़ गुण संधि।
देखो गुण संधि का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके गुण धर्म के अंदर परिवर्तन हो जाना, मतलब थोड़ा सा मात्राओं के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाना। तो कैसे करेंगे, यदि ए या आ के बाद ई या ई होता है तो ये ए बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप या ए के बाद ऊ या ऊ होता है तो ये ओ बन जाता है। ए प्लस में आ के बाद ऋषि होता है तो ये अर हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या देखो इधर तो हमने दोनों तरफ क्या थे, हमारे बराबर के स्वर थे। इसमें क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न स्वर होंगे और भिन्न होके कोई तीसरा जो स्वर है वो यहाँ पे बना रहे हैं। इसके बाद जो वृद्धि संधि है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और बढ़ेगी क्या यहाँ पे, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ोतरी किस चीज़ में होगी, मात्रा के अंदर, ठीक है। मात्रा यानी मात्राएं हमें बढ़ी हुई मिलेंगी। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ। अब देखो वृद्धि संधि, यदि ए प्लस में आ के बाद यदि हमारा ए और ए प्लस में आ के बाद यदि हमारा ए या आई हो, इसी तरीके से ओ या औ होता है, ये अगर दोनों कंडीशन होती है तो इसका क्या बनेगा, इसका तो हमारा अय बन जाएगा यानी ये मात्रा, ठीक है। और इसका हमारा औ बन जाएगा मतलब ये मात्रा। चीज़ समझ में आ रही है। वृद्धि के अंदर हमें मात्राओं के अंदर क्या मिलेगी, बढ़ोतरी वो देखने को मिलेगी। यदि ए या आ के बाद ए आई होता है तो उसका अय बन जाता है, या ए या आ के बाद औ होता है तो उसका औ बनने जाता है। चौथे नंबर की संधि, इसको हम यण संधि। देखो यदि ई ऊ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इसमें आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखना है। हमारा ई ऊ या री के बाद मतलब इन पांचों के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होगा, ई या ई का ये हो जाता है, ऊ या ऊ का वह हो जाता है, और ऋषि का अर बनने जाता है। ऋषि का क्या बनता है, सॉरी, यानी ऋषि का हमारा यहाँ पे रे बन जाता है, ठीक है। ऋषि का रे बनेगा। चीज़ समझ में आ रही है। यानी यण के अंदर क्या होता है, ई ऊ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, मतलब ये पांच नहीं होने चाहिए, इनको छोड़ के कोई सा भी आ जाए तो हमारा ई का ये, ऊ का वे और री का रे बनने जाता है, ठीक है। लास्ट अयादी संधि। देखो अयादी, इसमें हमारा दो ही जो नियम है वो चलेंगे और दो ही प्रकार के स्वरों को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से, यदि यहाँ ऊपर लिख देती हूँ उसको, ठीक है। देखो यदि ए आई ओ औ, ये चार स्वर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद प्लस में भिन्न स्वर, यानी इनके बाद क्या है, अगर इन चारों के अलावा कोई सा भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का
अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। इसमें देखो क्या होता है, मान लो हमारा ए ऐ ओ औ, यानी बात करें अयादी संधि की, तो अयादी संधि के अंदर क्या होता है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई सा भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए का आय, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नयन, यहाँ पे लिखा नयन, तो नयन में देखो क्या आ रहा है, आय आ रहा है, तो इसका बनेगा हमारा ने प्लस में अन, ठीक है, ने प्लस में अन। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम किसी भी शब्द की संधि करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय जो शब्द हमारा दो टुकड़ों में टूट जाता है, उन दोनों टुकड़ों के जो खंड हैं वो सार्थक होने चाहिए, मतलब उनका अर्थ है वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संधि के अंदर निरर्थक शब्द वो प्रयोग में नहीं लाते। तो जितने भी खंड संधि के अंदर होते हैं उन खंडों का जो मीनिंग है या उनका जो अर्थ है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, या उनका अर्थ है वो सार्थक होना चाहिए। तो बेटा आज की क्लास में हमने संधि के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ली और हमने ये पढ़ा कि संधि कितने प्रकार की होती है, और जो स्वर संधि है उसके हमने कुछ रूल्स पढ़े। कल की क्लास में हम प्रत्येक संधि की एक एक चीज़ डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाएंगे। जब एग्जाम्पल्स हम इनके करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल की क्लास में हम इन सभी संधि को डिटेल के अंदर वो जानेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।